एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसमें उन प्रश्नों को, उन बिंदुओं को हम लोग ध्यान से रिवाइज करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य के शुरू करने के पहले आपको एक जानकारी दे दें कि जो अभी तक हमने इतिहास में हड़प्पा संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा, इन टॉपिक्स को देखा, ये सभी टॉपिक्स को जो हमारे पढ़ने का सोर्स था वो पूरा तात्विक स्रोत थे। लेकिन जो इसके बाद हमने वैदिक संस्कृति के टॉपिक को पढ़ा, वैदिक साहित्य को देखा, वो वैदिक साहित्य के आधार पर था। यानी पहले वाले टॉपिक में जैसे हड़प्पा ही है तो हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो जब लिपि पढ़ी नहीं गई है तो जो वहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई में प्राप्त हुए हैं, मृणमूर्तियाँ मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, समाधान की पद्धति देखी गई है, इनके आधार पर इतिहास लेखन किया गया। वैदिक संस्कृति में क्या है कि जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपनिषद हैं, इनके आधार पर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, इनके आधार पर समाज की स्थिति या वहाँ के दर्शन की स्थिति या वहाँ की धार्मिक पद्धति, कर्मकांडों की पद्धति, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जो हम मौर्य साम्राज्य शुरू करेंगे तो इसमें साहित्यिक स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं, दोनों के आधार पर इतिहास लेखन हुआ है, तो सटीकता ज़्यादा है। तो पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये देखते हैं, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का है व्यवस्था। अंतिम शासक इसके बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और जो राज चिन्ह था वो मयूर था। अब मौर्य इतिहास के स्रोत को हम देख लें कि मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, इससे भी प्रश्न है। इसमें जो साहित्यिक पुस्तक है और उसके जो लेखक हैं उसके बारे में भी नाम दिया गया है, तो इससे ही आपको प्रश्न मिलेगा। जैसे विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस इसके स्रोत है। अब मुद्रा राक्षस खुद एक पुस्तक है, परीक्षा में आती है। मेगस्थनीज की इंडिका है। जैन ग्रंथों में कल्प सूत्र है, परिशिष्ट पर्वन है, जिन प्रभा सूरी की विविधि तीर्थ कथा है, श्रीचंद की कथा कोश है और हरिभद्र सूरी की बृहद कथा कोश है। ये स्रोत हैं साहित्यिक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विष्णु पुराण है, पतंजलि का महाभाष्य है और कश्मीर के क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी है। तो इतनी किताबों को जो है आप देखिए जिनमें मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है या उनकी शासन पद्धति या उनकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत देखेंगे तो अशोक के खुद के अभिलेख हैं, बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख। इन शिलालेखों से आपको ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक का साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, शासन व्यवस्था की पद्धति कैसी थी, जनता के प्रति राजा के व्यवहार के बारे में वो बताता है इन अभिलेखों में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। सोगौरा लेख है वहाँ यूपी के गोरखपुर में, और महास्थान पाषाण लेख, इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहासकारों में भेद था। कुछ लोग इनको शूद्र मानते थे और कुछ क्षत्रिय। शूद्र मानने वालों में ब्राह्मण ग्रंथ हैं वैदिक साहित्य के, मुद्रा राक्षस और जस्टिन, इन तीन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना है। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गुण ब्रेडेल मयूर मौर्यों का राज चिन्ह इन्होंने बताया था। इन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया है। चंद्रगुप्त को देखिए तो प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक था। इसका नाम सेंड्रोकोटस भी इसको कहा जाता है। सेंड्रोकोटस इसका नाम मेगस्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, एरियन एवं जस्टिन ने बताया है। इनके विजयों को देखिए तो पंजाब और सिंध की विजय इसने की, मगध की विजय की। सेल्यूकस से इसका युद्ध हुआ, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध इसका सेल्यूकस से था। सेल्यूकस की संधि के फलस्वरूप हेलेना से विवाह इसका हुआ था। ये पियानस जो एक लेखक है उसने बताया है कि जब सेल्यूकस से संधि हुई थी उसके फलस्वरूप इन्होंने हेलेना से शादी की थी, हेलेना से। और दहेज में इनको 4 प्रांत प्राप्त हुए थे, हेरात, अराकेसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेनिसदाई। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के हिसाब से, जिसमें ये पूछा जाता है कि 4 प्रांत कौन कौन थे, एक विकल्प में से हटा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि हेरात, मराकेसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेनिसदाई। काबुल किसने विजय की और मेगस्थनीज राजदूत के रूप में आया था। दूसरा शासक देखिए बिंदुसार या मित्रघात, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। यह चंद्रगुप्त और दुर्धरा की संतान था। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला में जनता का विद्रोह हुआ और इस समय यहाँ का गवर्नर सुसीम था। सीरिया के शासक
एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में पूछा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायमेकस किसके समय आया था, तो बिंदुसार के समय एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। और बिंदुसार ने एंटियोकस से अंगूरी, मदिरा, अंजीर, दार्शनिक मांगे और इसका वर्णन एथिनियस ने किया है। टालमी फिलाडेल्फस ने डायोनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। देखिए, डायमेकस को एंटियोकस प्रथम ने और डायोनोसियस को टालमी फिलाडेल्फस ने। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स से बिंदुसार के मधुर संबंध थे। अब हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है अशोक, जिसने इतिहास में एक लकीर खींच दी अपने शासन व्यवस्था की, अपने नैतिकता की और एक मोरल समाज की स्थापना, केंद्रीकृत समाज की स्थापना जो करने में सफल हुआ, और इतिहास में आज भी उसका स्थान एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है। ये तुलना की जाती है कि प्राचीन का इतिहास, मध्यकाल में अकबर, इन लोगों ने जो लैंडमार्क समाज में जो सहिष्णुता के साथ, जो सद्भाव के साथ जिस तरह की शासन व्यवस्था और समाज को चलाने का प्रयास किया, वो अद्भुत था और सराहनीय था। अशोक के नाम को देखिए और उपाधियां। अशोक बिंदुसार एवं सुभद्रांगी की संतान था। बिंदुसार के समय अवंती का यह उपराजा था। इसका विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने केवल एक युद्ध किया, कलिंग का युद्ध, और वो अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में तथा राज्य प्राप्ति के 13वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था। अशोक की नाम और उपाधियां। अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है विष्णु पुराण में। बुद्ध साक्य में उसको, मास्की के अभिलेख में उसको बुद्ध साक्य कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम के अभिलेखों में उसको अशोक कहा गया है। रुमिंदेई, निगलिवा और रूपनाथ और गिरनार में उसको देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। और वैराट, भाबरू, कांधार और दीपवंश में उसको प्रियदर्शी कहा गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक की उपलब्धियों को देखिए। 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। 8वें वर्ष के पश्चात कलिंग विजय की है उसने। 10वें वर्ष उसने बौद्ध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा, कर घटाकर 1/8 किया लुम्बिनी का। और 26वें वर्ष उसने राजकों को न्यायिक अधिकार प्रदान किए। सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं। परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप बार बार रिवाइज करें। इसका PDF नोट्स नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप उसको परीक्षा के पहले क्विक रिविजन करके और अपनी परीक्षा को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आइए इसके बृहद शिलालेखों को देखें। बृहद शिलालेखों में 14 विभिन्न राजाज्ञाएं हैं। 8 भिन्न भिन्न स्थानों से 14 प्राप्त किए गए हैं। इन बृहद शिलालेखों के स्थानों को देख लें, आधुनिक स्थिति क्या है उसको देख लें, आधुनिक किस राज्य में वो स्थित है। गिरनार का बृहद शिलालेख जूनागढ़ में है, गुजरात में। शहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान में। धौली पुरी में है, उड़ीसा में। जौगढ़, गंजाम, उड़ीसा में। कालसी, देहरादून, उत्तराखंड। मानसेहरा, हाजरा में, पाकिस्तान में। इरगुडी, कुरनूल में, आंध्र प्रदेश। और सोपारा, थाणे, महाराष्ट्र में। अब हम 14 दीर्घ शिलालेखों से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। इस बारे में आपको बता दें कि PCS प्रीलिम्स में 2023 और 22 दोनों बार इससे प्रश्न पूछा गया है। इनके जो 14 दीर्घ शिलालेख हैं 8 स्थानों पर लगाए गए हैं कि किस दीर्घ शिलालेख में क्या बात लिखी गई है, उसको शार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसका क्विक रिवीजन करते रहेंगे तो परीक्षा में ये प्रश्न सही होते हैं। और इन प्रश्नों को सही करने का मतलब होता है कि आप क्वेश्चंस में लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन के वो चीज़ें हैं जिस पर लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन अमूमन ध्यान में नहीं रहता, तो प्रश्न गलत होते हैं। तो इसलिए इसको क्विक रिवीजन में आप रखें, हमेशा इसके नोट्स को देखते रहें। प्रथम लेख है पशु हत्या निषेध पर। दूसरा लेख देखेंगे पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। चोल, पांड्य, फतेह पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि चोल पांड्य की चर्चा किस लेख पर है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, तो दूसरा पर लगाना है। तीसरा लेख देखिए राजकीय अधिकारियों युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश इसमें जारी किया गया है। चौथा लेख है धर्माचरण से भेरी घोष के बदले धम्म का घोष। 5वां लेख है धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी तथा मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। महत्वपूर्ण है ये 5वां। 6वां है देखिए हर समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या अंतःपुर में रहूँ, प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखें। ये 6वां लेख देखिए किसी राजा का अगर ये स्टेटमेंट है कि मैं कहीं पर भी रहूं, भोजन कर रहा हूं या अंतःपुर में रहूं, प्रजा के हाल से मुझे परिचित रखें, तो ये आप देखिए कि राजा प्रजा के प्रति किस तरह की चिंता व्यक्त कर रहा है, या राजा प्रजा के प्रति कितनी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के साथ उनकी सेवा के लिए तत्पर है, कि वो प्रजा की हाल को जानने के लिए किसी भी स्थिति में हमेशा तत्पर है।
तो ये प्रतिवेदकों को आदेश था। 7वां लेख देखिए, सभी जगह सभी संप्रदायों के निवास करने की बात और उन्हें संयम और आत्मशुद्धि की प्रेरणा की बात की गई है। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, लेकिन बौद्ध धर्म के बाद वो कहता है कि सभी संप्रदायों के निवास करने की बात और संयम और आत्मशुद्धि की प्रेरणा की बात वो अपने बृहद शिलालेख में करता है। 8वां लेख देखिए, धम्म यात्राओं का उल्लेख है तथा बोध गया भ्रमण का वर्णन है। 9वां लेख है, दासों, सेवकों, गुरुजनों एवं प्राणी मात्र के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार, ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना। 10वां लेख देखिए, यश तथा कीर्ति की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। 11वां लेख है, धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 12वां लेख है, सर्वधर्म समभाव और सभी संप्रदायों की सारवृद्धि हो। देखिए, प्रश्न पीसीएस प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया हुआ है कि 12वें लेख से संबंधित कि सर्वधर्म समभाव और सभी संप्रदायों की सारवृद्धि की चर्चा किस लेख में है, तो 12वें लेख में है। 13वां लेख में देखिए, कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, आठविक जातियों का उल्लेख है और धम्म विजय का वर्णन, ये 13वें में है। और 14वां लेख है, समस्त लेखों का उपसंहार है, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। तो 12वां बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वधर्म समभाव का। 13वां में देखिए, धम्म विजय का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, आठविक जातियों का उल्लेख। और 14वां लेख है, समस्त लेखों का उपसंहार है, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है। इन 14 लेखों को आप पढ़ के और अशोक के शासन की व्यवस्था की सुंदरता को जान सकते हैं कि अशोक ने अपने विचारों को किस तरह से वो एक नैतिक सामाजिक समाज जो नैतिक रूप से संरक्षित हो, नैतिक रूप से पोषित हो, शिष्टाचार से पोषित समाज की स्थापना की उसने परिकल्पना की है, समाज की परिकल्पना की है। तो इस तरह से 14 अभिलेख जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसके क्रक्स को, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको हमने इसमें नोट्स में बताया है। इसका रिवीजन आप बार बार करते रहें। मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 शेष अगले वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है मौर्य काल का जो पार्ट 2 है, पहले पार्ट में हम लोगों ने बृहद शिलालेख तक पढ़ा था। उस पार्ट 2 में हम लोग जो है मौर्यों के स्तंभ लेखों के बारे में, जो उनके बचे हुए हैं बृहद शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, लघु शिलालेख हैं और इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, केंद्रीकरण कैसा था। आप एकाएक देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में जब हम लोग मौर्य साम्राज्य शुरू किए हैं तो यहाँ पर हमारे इतिहास लेखन में वैदिक साहित्य की तरह केवल वैदिक साहित्य पर आधारित हम नहीं हैं। यहाँ हमारे पास ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों का सपोर्ट है और दोनों के सपोर्ट के आधार पर हमने इतिहास लेखन किया। इसमें इतिहास लेखन इतिहासकारों द्वारा किया गया। इसलिए जब भी आप इसमें किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों से उसकी पुष्टि हो जाती है। आइए शुरू करते हैं। सप्त स्तंभ लेख, जो 7 स्तंभ लेख थे, इन राजाज्ञाओं अथवा प्रज्ञापनों की संख्या 7 है। 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा याद करने में आपको कठिनता महसूस हो रही होगी, फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसको याद करने का यही होता है कि आप बार बार रिवाइज करें और बार बार रिवीजन के लिए आप इसको वीडियोज में सुन भी सकते हैं और इसके PDF नोट जो है टेलीग्राम चैनल पर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्या होता है कि इसको बार बार रिवीजन के माध्यम से ही आप अपने दिमाग में एक सीक्वेंस के रूप में इसको बना सकते हैं और जिसके माध्यम से आप जो है परीक्षा में इसको आसानी से रिकॉल करके और फिर से सही कर सकते हैं ऑप्शन को देखकर। जैसे स्तंभों की पोजीशन देखें तो आप देखिए, अब इसमें टेक्निकली देखिए तो स्तंभों को 2 जगह याद करना है। 2 दिल्ली में है, 1 प्रयागराज में और 3 बिहार के चंपारण में। 3 बिहार चंपारण में कौन कौन है? लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। यानी लौरिया याद कर लीजिए कि बिहार में है और रामपुरवा। तो अब आपके लिए क्लियर हो गया। और प्रयाग स्तंभ को याद नहीं करना है, अपने आप बता रहा है कि प्रयागराज है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ दिल्ली में है। तो यानी अब देखिए 7 स्तंभ क्लियर हो गए। आपको केवल याद रखना है कि लौरिया लगा हुआ जो है वो चंपारण में है और रामपुरवा, शेष सबका लोकेशन क्लियर है। तो परीक्षा को आपको यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। परीक्षा को जब आप पढ़ें और जब रिविजन करें तो आप उसको बस ये देख लें कि इसमें कैसे क्या ऐसा कनेक्शन अपने मस्तिष्क के साथ आप स्थापित करिए और उसको पढ़ते समय ध्यान से पढ़िए कि आपको जैसे देखिए दिल्ली दोनों में लगा है तो दिल्ली हो गया और प्रयाग लगा है तो प्रयागराज हो गया। केवल आपको लौरिया पढ़ लीजिए, लौरिया अरेराज और दोनों चंपारण में, तो केवल लौरिया बिहार में है और रामपुरवा। तो यानी 7 में से केवल 2 बात याद रखनी है कि लौरिया और रामपुरवा बिहार में है और शेष की लोकेशन ऑटोमेटिक दी गई है।
सप्त स्तंभ लेखों में क्या वर्णित है? पहले में था कि सीमांत प्रदेश के अंतः महामात्रों को संबोधन कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। एक उच्च नैतिकता से पुष्ट समाज की स्थापना का प्रयास था। नैतिकता पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। समाज कितना शिष्टाचार से युक्त हो, नैतिकता से युक्त हो, तभी एक सभ्य समाज की परिकल्पना की जा सकती है। ये आज के डेट में भी हमारे लिए उपयोगी है। हमारा समाज जितना ही मोरल वैल्यूज के साथ आगे बढ़ेगा, जितना ही इथिकल होगा, उतना ही समाज में आपके लिए रहना और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए सुखदायी अवस्था की स्थिति का निर्माण कर सकेगा। द्वितीय है धम्म की परिभाषा। तृतीय है 5 पापों का उल्लेख। चौथा है रज्जुकों की तुलना धाय से तथा न्याय समता की चर्चा। 5वें में जीववध निषेध तथा कैदियों की मुक्ति का प्रावधान। छठा है सभी संप्रदायों के सम्मान की चर्चा। 7वां है प्रजाहित में किए गए कार्यों का वर्णन तथा धर्म महामात्रों की नियुक्ति। मौर्य काल के स्तंभों पर, बृहद शिलालेखों पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हर जगह सर्वधर्म समभाव की बात की गई है, सभी संप्रदायों के सम्मान की चर्चा की गई है। आज अगर हमारा समाज, भारत इतना विविधतापूर्ण देश है, भारत विविधतापूर्ण समाज से भरा हुआ है, यहाँ पर अगर हम इन्हीं सभी बातों को, आप देखिए कितना पहले भारतीय लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति की परंपरा में अक्षुणता सुंदरता रही है, ये अक्षुण बना हुआ है आज भी। आज हमारी संस्कृति की सुंदरता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के अशोक जैसे शासक उस समय चर्चा कर रहे हैं कि सभी संप्रदायों की सम्मान की चर्चा कर रहे हैं, सभी लोगों को एक साथ मिलकर रहने की बात कर रहे हैं, सभी संप्रदायों की वृद्धि में वो बराबर योगदान दे रहे हैं, सभी संप्रदाय अपना विकास करें, किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं। यानी धर्म के नाम पर कितनी सहिष्णुता थी हमारी संस्कृति में, और उसको आज भी हम अक्षुण्ण रखें। ये हमारी परंपरा का ये एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम इसको बचा के रख पाएं, सभी लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर इस समाज को आगे लेकर बढ़ पाए, तो हम उस अपनी पुरानी संस्कृति को बचा के संजोए रखने में सफल हो पाएंगे। आइए देखते हैं लघु स्तंभ लेखों को। सांची, सारनाथ एवं कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख संघ भेद से संबंधित है। सांची का, सारनाथ का और कौशाम्बी का ये लघु स्तंभ लेख जो है संघ में जो भेद हुए उनसे संबंधित है। कौशाम्बी में जो है उसमें कारुबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। निगाली सागर में जो है उसमें कनक मुनि स्तूप के विषय में पता चलता है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि कनक मुनि की जो स्तूप के बारे में पता चलता है वो किस स्तंभ लेख से है। रुमिनदेय या लुम्बिनी लेख, इसे आर्थिक अभिलेख या स्मृति लेख कहा जाता है। ये चारों पॉइंट सांची, सारनाथ और रुमिनदेय लुम्बिनी, किसे आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, रुमिनदेई को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार इसको आप रिवाइज करिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सारे से एक प्रश्न आने हैं, हर टॉपिक से एक प्रश्न आता है, और आपका इस नोट्स को बार बार रिवाइज करके परीक्षा में आप जाकर देखिएगा, आपको परीक्षा में करने में प्रश्नों को बड़ी सहूलियत होगी। अशोक की धार्मिक नीति देखें, अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसने अपने विशाल साम्राज्य में कहीं भी किसी दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति अनादर अथवा असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं की। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि हम दूसरे धर्म के लोगों के साथ, हर एक दूसरे धर्म के साथ सामंजस्य बनाकर और समाज को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसको हमें अक्षुण्ण रखना है। आज भी कितनी भी हम वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ लें, कितना भी समाज को तार्किक कर लें, लेकिन आज भी हमको अपने नैतिक मूल्यों, इथिक्स के साथ ही हम समाज को आगे ले जा सकते हैं और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। धर्म प्रचारक और देश देखिए, धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तमाम धर्म प्रचारकों को दूसरे जगहों पर भेजा गया। प्रश्न आता है इससे मिलाने के लिए, कौन कहाँ गया? महारक्षित गए यमन देश में, महाधर्म रक्षित गए महाराष्ट्र में, मध्यंतिक कश्मीर तथा गंधार में, मध्यम हिमालय प्रदेश में, महादेव महिष मंडल में, महेंद्र तथा संघमित्रा लंका में, श्रीलंका धर्म रक्षित अपरांतक में। अशोक के अभिलेखों के आधार पर, अशोक का जो अभिलेख था इसके एरिया के आधार पर अगर इसका साम्राज्य विस्तार देखें तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में काठियावाड़ तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ था। एंशिएंट हिस्ट्री के नक्शे में देखेंगे इस क्षेत्र को कि जब अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और काठियावाड़ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की चौड़ाई और लंबाई वाले साम्राज्य का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था। और इस पूरे साम्राज्य में नैतिकता सर्वोच्च पर थी, आत्मसम्मान की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए किया गया था। पापों की चर्चा की गई है, जीव पर निषेध किया गया है, समाज को नैतिक रूप से उत्थान करने के लिए ज्यादा फोकस किया गया था मौर्य साम्राज्य में। मौर्यकालीन संस्कृति देखिए, 26 अध्यक्षों का उल्लेख था। प्रांतीय प्रशासन में कुमार आर्यपुत्र का उल्लेख था।
प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली का उल्लेख देखिए। एंशिएंट हिस्ट्री में प्रथम इतनी सशक्त केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली जहां 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। समाज प्रशासन देखिए, केंद्रीकरण का क्या मतलब है, आपको ब्यूरोक्रेसी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी चाहिए जो उसको एकदम व्यवस्थित रूप से चलाएं, तो आपको पदों पर नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो ये 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की चर्चा मैं आगे आपसे करूंगा। मंत्रिपरिषद का चुनाव आमात्यों से उपधा परीक्षण द्वारा किया जाता था, चरित्र का परीक्षण किया जाता था। जो चरित्र से संबल होगा, जिस समाज में नैतिकता पर बल दिया जा रहा हो वहां पद इस तरह नहीं दिया जा सकता था। चरित्रवान व्यक्ति ही समाज को आगे ले जाने की बात की गई है। आज भी हमारी भारतीय संसद में इस बात पर फोकस करना होगा। हमारे संसद में तमाम रिपोर्ट आती हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। ये उपधा परीक्षण तब किया जाता था। तो आज तो ये अपरिहार्य स्थिति है कि समाज में नैतिक रूप से संबल व्यक्ति ही समाज को हमारे आगे ले जाने का प्रतिनिधित्व उसको दिया जाए, उसको नेतृत्व करने का मौका दिया जाए। प्रमुख तीर्थ और संबंधित विभाग, परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रमुख चीजों को डिस्कस किया जा रहा है। 18 तीर्थों में जो प्रमुख हैं, जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। जब भी आप पूर्वावलोकन उठाकर प्रीवियस ईयर्स का देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रशासता है राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। प्रशासता याद रखिएगा। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। कई बार प्रीलिम्स में, एग्जाम में, पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में बार बार पूछा गया है। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिष्ठा। उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक कर्मांतिक। सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी दंडपाल। नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल नागरक। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल। राजमहलों की देखरेख करने वाला दौवारिक। और वन विभाग का प्रधान अधिकारी आटविक। ये प्रमुख तीर्थ थे। 18 हैं, लेकिन आपसे मैं डिस्कस यहाँ किया हूँ 11-12 का। एक्चुअली क्या है कि उसके बाद जो आपको मिलेंगे हफ्ते अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, इनको आप नाम से लिंक कर लेंगे कि ये हाथियों के अध्यक्ष थे, वो आते भी नहीं है। परीक्षा में बार बार आए हुए प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे उपयोगी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप इसको पढ़कर ये विश्वास करने में आपको सफलता मिलेगी कि इससे आपको प्रश्न हूबहू फंसेंगे परीक्षा में। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्षों को मैं आपसे डिस्कस कर दूं, जिनसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। फीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। पड़याध्यक्ष व्यापार तथा वाणिज्य का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष वन संपदा का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। हफ्त्याध्यक्ष हाथियों का अध्यक्ष। ये 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष जो इनकी संस्कृति में थे, उसमें से प्रमुख तीर्थ जो क्या उनको काम दिया गया था और प्रमुख अध्यक्ष जिनके पास क्या विभाग थे उनको आपको बताया गया। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। कौटिल्य कहाँ के निवासी थे? तक्षशिला के। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोनस गोनाट्स। अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई? तो 256। अशोक के किस स्तंभ पर सभी 7 अभिलेख हैं? दिल्ली टोपरा पर। मौर्यकालीन मणिभद्र यक्ष की मूर्ति का प्राप्ति स्थल है मथुरा। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र। ये सारे परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। इतिहास के प्रश्नों का अनूठा संग्रह मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो टीजीटी पीजीटी के लिए भी उपयोगी हैं और पीसीएस के प्रीलिम्स, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आए हुए प्रश्नों का पूर्वावलोकन से संग्रहित मौर्य साम्राज्य से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। अशोक के किस लेख में 7 बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? भाब्रू लेख। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आया हुआ प्रश्न है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये प्रश्न भी बार बार आपसे पूछा गया हुआ है, जहां दोनों का नाम मिलता हो। और अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। और लौरिया नंदनगढ़ के लोकेशन हमने आपको बताई थी, चंपारण जिला बिहार में है। ये मौर्य काल का पार्ट 2 समाप्त हुआ है। पार्ट 3 में हम लोग मौर्य काल की आर्थिक और उनकी कला और उनका जो केंद्रीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन है, इसके बारे में बनाएंगे। और मौर्य काल समाप्त होने के बाद फिर मौर्योत्तर और संगम युग 2 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। फिर गुप्त को, फिर गुप्तोत्तर को, फिर पूर्व मध्यकाल में। और एंशिएंट हिस्ट्री का आपका कंप्लीट जो है रिवीजन हो जाएगा। कंप्लीट नोट्स आपके पास उपलब्ध रहेंगे, जिनको आप परीक्षा के में
क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चैनल पर हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचें, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेष अगले वीडियोज में। मौर्य साम्राज्य का पार्ट 3 है ये, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में हम लोगों ने अभी केंद्रीय प्रशासन में उनके देखा था कि उन्होंने केंद्रीय प्रशासन उनका कितना मजबूत था, जहां पर उन्होंने 26 अध्यक्षों की नियुक्ति, 18 तीर्थों की नियुक्ति की थी प्रशासन को चलाने के लिए, और उसमें जो प्रमुख पद थे उनको हमने देखा था। मौर्यों का प्रशासन व्यवस्था बड़ी ही केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मौर्यों की शासन व्यवस्था प्राचीन इतिहास में एक मील का पत्थर है। उन्होंने केंद्रीकृत व्यवस्था की, जिसमें उन्होंने केंद्र में नियुक्तियां की अधिकारियों की, और उसके साथ साथ प्रांतीय प्रशासन अब उसमें शुरू होता है। केंद्र में शासन था, फिर देखिए प्रांत में कैसे था, फिर जिला के स्तर पर कैसे था, और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय शासन के नीचे प्रांतीय व्यवस्था थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, और यहाँ का प्रमुख कुमार होता था। ये प्रायः राज परिवार के सदस्य होते थे। अशोक के अभिलेखों से मौर्यों के निम्नलिखित प्रांतों के विषय में सूचना मिलती है और उनकी राजधानी। ये परीक्षा में बार बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखें, रिवाइज करते रहें। 5 प्रांत हैं, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची। और पांचों की राजधानी मैं आपको बता दूं, उत्तरापथ का तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग प्रांत की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राची की पाटलिपुत्र। मंडल प्रशासन फिर आप देखेंगे, प्रांतों का विभाजन मंडलों में था। इसका प्रमुख जो है प्रादेशिक होता था। अर्थशास्त्र में इसी को प्रदेष्ट्रा कहा गया है, जो मंडलों का प्रमुख हुआ करता था, प्रादेशिक, और यह समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होता था। जो प्रदेष्ट्रा अर्थशास्त्र में है, समाहर्ता के प्रति इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। विषय या जिला प्रशासन आप देखेंगे, जिले का प्रमुख आहारपति था, जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं कि एग्रोनोमोई क्या था, आहारपति किसको कहा जाता था। जिले के नीचे प्रशासन स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक तथा संग्रहण में विभक्त था, और ग्राम सबसे निचली इकाई थी। प्रशासन जो है वह स्थानीय था, फिर द्रोणमुख, फिर खारवटिक, फिर संग्रहण, फिर ग्राम, इसमें विभक्त किया गया था। प्रांतों से आप देखेंगे कि प्रांत के बाद मंडल का प्रशासन था, फिर जिले का प्रशासन, और जिले के प्रशासन के बाद वो गांव ही सबसे निचली इकाई थी। तो इस तरह की एक व्यवस्थित पद्धति जो है मौर्य प्रशासन में आपको देखने को मिलती है। नगर प्रशासन इनका देखेंगे, इनके नगर प्रशासन का वर्णन जो है मेगास्थनीज ने किया है। नगर प्रशासन का जो प्रमुख था वो नागरक था, जिसको मेगास्थनीज ने एस्ट्रोनोमोई कहा है। 6 समितियां थीं जो नगर के प्रशासन को देखती थीं। पहली समिति थी औद्योगिक मामलों से संबंधित थी, द्वितीय समिति थी वैदेशिक संबंधों से, तृतीय समिति थी जनगणना से, चौथी थी व्यापार वाणिज्य से, पांचवी थी कालाबाजारी को रोकती थी, और छठी थी क्रय विक्रय कर वसूलती थी। सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को देखिए, औद्योगिक मामलों पर उनका विचार था, वैदेशिक संबंध थे, जनगणना थी, व्यापार वाणिज्य था, और कालाबाजारी को रोकना था। तो इन सभी चीजों के लिए उन्होंने समिति नगर प्रशासन में बना रखी थी। न्याय प्रशासन उनका देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राजा का होता था। न्याय प्रशासन में 2 चीजें थी, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय के धर्मस्थी कहा जाता था और उसका प्रमुख व्यवहारिक होता था। फौजदारी न्यायालय कंटक शोधन होता था और उसका प्रमुख प्रदष्टा था। सिमिलर अरेंजमेंट था, जैसे इस समय हम लोग के यहाँ दीवानी मुकदमे और फौजदारी के मुकदमे होते हैं और दोनों की कोर्ट होती है, वैसे ही दीवानी के लिए वहाँ धर्मस्थी था प्रमुख व्यवहारिक, और फौजदारी के लिए कंटक शोधन प्रमुख प्रदिष्टा। सैन्य प्रशासन देखेंगे तो मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी जो नंद की सेना की 3 गुनी थी, और मेगास्थनीज ने 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति जल सेना से संबंधित, द्वितीय समिति रसद सामग्री से संबंधित, तृतीय समिति पैदल सेना से संबंधित, चतुर्थ समिति अश्वारोही सेना से संबंधित, 5वीं समिति गज सेना से संबंधित, और 6ठी समिति रथ सेना से संबंधित। इनकी समितियों को देख के आपको यह आभास होता होगा कि कितनी तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति से उन्होंने शासन व्यवस्था को बनाया था। कहीं पर भी अराजक स्थिति न हो, इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्थित बंटवारा हर तरह से, नगर प्रशासन हो, सैन्य व्यवस्था हो, हर जगह किया हुआ था। तो मौर्यों की शासन व्यवस्था, प्रशासन इनका लाजवाब है एंशिएंट हिस्ट्री में। जब आप देखेंगे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और जिस सूझबूझ की तरफ के साथ इसको व्यवस्थित किया गया था। आप इसमें देखेंगे कि जो
अशोक के अभिलेखों को आपने देखा, जिनको हमने विवरण से देखा, सब में एक नैतिक समाज की स्थापना की बात की गई है। सरकार जब नैतिक और लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए प्रयास करती है तो वो सरकार ज्यादा बेहतरीन और अच्छी मानी जाती है। आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं आर्टिकल 36 से 51, एक आर्थिक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के प्रयास के लिए वो संविधान में दिए गए हैं। और जब सरकारें उनको लेकर के उस विजन के, राजनीतिक विजन और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ती हैं तो वो सरकार ज्यादा सफल होती हैं, लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय होती हैं। गुप्तचर व्यवस्था इनकी देखिए दो थी, संस्था, अस्थायी और भ्रमणशील। दो तरह के इनके पास गुप्तचर थे। जो अस्थायी थे उनको संस्था कहा जाता था, जो भ्रमणशील थे उनको संचरा कहा जाता था। तो अस्थायी के अब जो नीचे वर्गीकरण है उसमें कापाटिक, वैदेहक, उदास्थित और तापस, ये चारों जो है अस्थायी गुप्तचर थे। और भ्रमणशील में सती, तीक्ष्ण और रसद उनको कहा जाता था, ये संचरा के अंतर्गत आते थे, ये भ्रमणशील गुप्तचर थे। जब राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की मजबूत होगी तो राजा के पास सारी सूचनाएं पहुंचती होंगी कि इस क्षेत्र में क्या होगा। तब इस तरह का टेलीकम्युनिकेशन का जमाना नहीं था, तब इस तरह से संचार व्यवस्था मजबूत नहीं थी, तो गुप्तचर व्यवस्था ही राजा के आंख कान होते थे। गुप्तचर जो पूरे उनके क्षेत्र में फैले होते थे वो हर तरह की सूचनाएं, लोगों की व्यवस्था, समस्याएं या किसी विद्रोह की या किसी षड्यंत्र की सारी जानकारियां राजा तक वो पहुंचाते थे। गुप्तचर से संबंधित विभाग का प्रमुख जो है वो महामात्याप सर्प था और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। मौर्य युग इतना व्यवस्थित था, आप देख रहे हैं प्रशासन इतना मजबूत था, तो ये प्रशासन, कर व्यवस्था उनकी थी। वहां पर जब इतने व्यवस्था को चलाने के लिए धन की भी हमें आवश्यकता होगी तो टैक्सेशन की व्यवस्था को भी हम सुचारू रूप से लागू करेंगे। तो कई प्रकार के टैक्स थे। परीक्षा में इन टैक्सों को पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, ये आपके रिवीजन के लिए हैं। और इस पूरे नोट्स की पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से ले नोट्स को, पीडीएफ को डाउनलोड करके और इसका रिवीजन बार बार करें, तभी ये दिमाग में जो है कनेक्शन के साथ फिट बैठते हैं। जैसे विष्टि था बेगार, प्रलय था आपातकालीन कर, तरदे पुल पार करने पर कर, हिरण्य नगद कर, हिरण्य महत्वपूर्ण कर है, हिरण्य बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, पिंड कर सामूहिक कर, उत्संग प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार, निष्क्राम्य निर्यात कर, दुर्ग नगरों से प्राप्त आमदनी, उदयक भाग सिंचाई कर था ये, गुल्मदेह सैनिकों की फीस और विविध चरागाह कर। प्रमुख व्यापारिक मार्ग इनके देखिए 4 मार्ग थे। पहला था उत्तरापथ, तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक, द्वितीय मार्ग पाटन से कौशाम्बी तक, तृतीय मार्ग प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक और चतुर्थ मार्ग भृगुकक्ष से मथुरा तक। ये सारे मिलान के लिए आपसे पूछे जाते हैं। तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक का उत्तरापथ का मार्ग बहुत ही फेमस था। मौर्यों की देन देखिए क्या है इतिहास के लिए। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंट का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में दासों को लगाया गया, क्योंकि कृषि कार्य का व्यापक विस्तार हुआ। टैक्सेशन आप इतना मजबूत देख रहे हैं, प्रशासन इतना मजबूत देख रहे हैं, तो ये जरूर था कि पूरी नीचे भी सिस्टम कृषि का व्यवस्थित किया गया, दासों को सर्वप्रथम लगाया गया। उत्तरी काले पालिफदार मृदभांड इस काल के भी प्रमुख मृदभांड बने रहे, जिसकी प्राप्ति बांग्लादेश के बनगढ़, पश्चिम बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ और ओडिशा के शिशुपालगढ़ से हुई है। मौर्य काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई और अर्थशास्त्र में महिला चिकित्सकों एवं शव विच्छेदन की विधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। अभिलेखों के आधार पर अशोक के उपलब्धियों को हम देखेंगे। इससे प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा में, इसलिए इसको एक जगह मैंने संग्रहित कर दिया है जिससे आपको सहूलियत रहे, एक ही जगह पर रिवीजन हो और इसमें से प्रश्न आने की संभावना प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो 70% प्रश्न अशोक से संबंधित इसी लिस्ट से ही आ जाते हैं। मैं शुरू करता हूं। 8वें वर्ष कलिंग विजय, ये 13वें शिलालेख में लिखा गया है। 10वें वर्ष संबोधि बोध गया की यात्रा की और धम्म यात्रा का प्रचलन किया, ये 8वां शिलालेख है। 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, ये 5वां शिलालेख है। 14वें वर्ष कनक मुनि स्तूप का आकार वर्धन किया, ये निगलीवा का लेख है। 19वें वर्ष आजीवकों को तीसरी गुफा दान में दिया, ये गुहा लेख में है। और 27वें वर्ष धर्म वृद्धि कार्यों के पर्यवेक्षणों से संबंधित स्तंभ लेखों का आलेखन उसने कराया। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, आप इनका क्विक रिवीजन करते रहें। और 13वें अभिलेख में उसने वर्णित शासक हैं, उसने 5 यवन शासकों का वर्णन किया है। उन शासकों को हम आपके वर्णित शासक, देश और उनकी पहचान आपको बताते हैं। परीक्षा में प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। जो भी लिस्टिंग आपको मौर्य साम्राज्य में ये पार्ट 3 में उपलब्ध कराई गई है, ये सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंत्योक शासक था सीरिया का, एंटियोकस प्रथम सेकंड के रूप में उसकी पहचान हुई है।
तुरमय मिस्र में, ये पीसीएस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय। तीसरा अंतिकिन या अंतेकिन है, मेसिडोनिया या मकदोनिया देश का एंटीगोनस गोनाट्स के रूप में उसकी पहचान की गई है। और चौथा मग या मका एपिरस है, सीरिया का, और इसकी पहचान मगस के रूप में। अलिक सुंदर है, देश का नाम सीरीन है और इसकी पहचान एलेक्जेंडर के रूप में की गई है। इस तरह से ये मौर्य साम्राज्य का पूरा आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मौर्योत्तर पर करेंगे। आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित कर दिया गया है, इसलिए हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शेष अगले वीडियोज में।